हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने वाले क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट लेखन कला और शहरी जीवन। ये इसका पार्ट 2 है और इसका पार्ट 1 आपने अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो। उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पार्ट 1 में हमने मेसोपोटामिया के बारे में जाना। मेसोपोटामिया क्या है और मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी। मेसोपोटामिया में भाषाएं, उसकी भौगोलिक स्थिति हमने पढ़ी थी। अब हम पढ़ने वाले हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के जानकारी के स्रोत। तो वहाँ तक हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था और पार्ट 2 हम शुरू करने वाले हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के जानकारी के स्रोत। यानी कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी उसकी जानकारी हमें कैसे मिली और कैसे मिली हमें, ठीक है। तो पहले हमें पुराताविक खोजें, यानी कि पुरानी खोजें, जिसे क्या कहते हैं, पुराताविक खोजें, जिसे हम कहते हैं पुरानी खोजें। तो देखिए, तो खुदाई स्थल से मिली कलाकृति, इमारतें जैसे भौतिक अवशेष जो दैनिक जीवन की जानकारी देते थे। यानी कि जब हमने मेसोपोटामिया, जहाँ पर आज इराक है, वहाँ पर जब हमने खोज करी तो हमें कुछ कलाकृतियाँ, इमारतें और कुछ अवशेष मिले जो कि बताता है कि उनका दैनिक जीवन कैसा था। और फिर मिली क्यूनीफोर्ट टैबलेट, यानी कि कीलाकार पट्टिकाएँ। कीलाकार पट्टिकाएँ, इनकी ये पट्टिकाएँ जो शासन, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी देती थी। कौन सी? कीलाकार पट्टियाँ, जो कि शासन, धर्म, संस्कृति, यानी कि वहाँ पर कैसे संस्कृति थी, वहाँ पर शासन किस प्रकार से होता था, वहाँ पर कौन सा धर्म ज़्यादा माना जाता था, इसके बारे में एक विस्तार, यानी कि विस्तृत, यानी कि विस्तार के बारे में जानकारी दी गई थी। कीलाकार पट्टियाँ, कीलाकार पट्टी होती हैं, इनकी कुछ ऐसी चकोर से पट्टी होती हैं, उसमें ऐसी कुछ कीलाकार सी चीज़ होती है जिसे इसको खोद कर इसमें गुदवाया जाता था। तो इस चीज़ में क्या लिखा रहता था? धर्म, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती थी। अब आता है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ भाषाओं में लिखे गए विभिन्न प्राचीन ग्रंथ, ऐतिहासिक आख्यान, शाही शिलालेख, महाकाव्य, धार्मिक ग्रंथ जैसे गिलगमेश का महाकाव्य, एनुमा एलिश, यानी कि ऐतिहासिक ग्रंथ यानी कि पुस्तकें जो कि बहुत ज़्यादा ही प्राचीन होती थी। तो इसमें क्या मिला था हमें? आख्यान मिला, शाही शिलालेख मिला, महाकाव्य। जो ये गिलगमेश महाकाव्य है, ये सबसे पुराना महाकाव्य माना जाता है। आपको लगता होगा कि महाभारत और रामायण सबसे पुराना है। नहीं, सबसे पहला और पुराना गिलगमेश महाकाव्य है, ठीक है, ये याद रखना। फिर आता है कला और वास्तुकला, यानी कि मूर्तियों, नक्काशी, स्मारक संरचनाओं, सामाजिक संरचनाओं का पता चलता था। यानी कि जो कला बनाते थे उससे, यानी कि कला जैसी मूर्ति बनाते थे या फिर जो नक्शे बनाते थे, नक्काशी बनाते थे, उससे क्या पता चलता था उसकी सामाजिक संरचना कैसी थी। यानी कि वहाँ पर क्या ज़्यादा घनत्व वाले लोग थे, वहाँ पर क्या ज़्यादा महिलाएं रहती थी, ज़्यादा पुरुष थे या ज़्यादा बच्चे थे, वहाँ पर घर कैसे टेढ़े मेढ़े थे, ऐसे इन सब के बारे में हमें पता चलता था। फिर आता है प्राचीन समय। अब प्राचीन समय में आभूषण, कब्र, औजार, मुद्रा, मंदिर जैसे स्रोतों से भी जानकारी। यानी प्राचीन के समय में देखा जाए तो आभूषण, यानी कि उनके जो गहने, यानी कि जो कब्र होती थी, और फिर जो औजारे यानी कि जिनसे वो खुदाइयाँ करते थे, खोदते थे, किसमें? पट्टिकाओं में। और उनकी जो मुद्रा थी, मंदिरें भी अलग अलग थे, तो उनसे क्या पता चलता था? जानकारी पता चलती थी कि वहाँ पर कौन ज़्यादा आभूषण पहनता था। अमीरों की कब्र अलग होती थी, गरीबों की अलग होती थी। औज़ार कौन से यूज़ करते, जैसे अभी हमने बताया था कीलाकार औज़ार यूज़ करते थे।
मंदिरों में क्या क्या हुआ करता था ये सब पता चलता था, ठीक है। अब आता है मेसोपोटामिया में जीवन यापन, यानी कि मेसोपोटामिया का जीवन कैसा था या फिर किस पे भरोसा था मेसोपोटामिया, यानी कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे उनका जीवन किस प्रकार से चलता था। तो पहला आता है कृषि व्यवस्था। मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग की भूमि बहुत अधिक उपजाऊ थी, यानी कि हमने अभी मतलब पिछले पार्ट में हमने पढ़ाया था कि मेसोपोटामिया कुछ इस प्रकार है जहाँ पर ये जो है दजला नदी, ये फरात नदी है, तो इन जो दोनों नदियों का जो पानी मिलता था वो दक्षिणी में मिलता था, ठीक है। और दक्षिणी में एक उर नाम का एक क्षेत्र होता था, ठीक है। अब आपको पता है कि जहाँ पर पानी होगा वहाँ की मृदा उपजाऊ होगी, और जो मृदा उपजाऊ होगी वो कृषि लायक भी होगी। तो क्या होता था वहाँ पर, यानी कि उर जो है सबसे पहला शहर बन गया। अब कृषि होने लगी तो व्यापार भी चालू हो गया। तो कृषि व्यापार समझे कि कृषि व्यवस्था में क्या हुआ, मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में भूमि जो थी बहुत उपजाऊ थी। यहाँ फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बटकर बहती थी। कहाँ? यहाँ पर जो फरात नदी है वो रेगिस्तान में जैसे ही प्रवेश करती तो कहते अलग अलग धाराएं, समझते हो, यानी कि जैसे एक नदी आ रही है तो यहाँ पे क्या होती है, कुछ अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है। किसकी वजह से? मिट्टी की वजह से, क्योंकि मिट्टी में गड्ढा हो जाता है जिससे क्या होता है वो अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाती है। अब इन धाराओं में बाढ़ आ जाने के कारण ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम करती थी, यानी कि जब इन धाराओं में बाढ़ आती थी तो ये धाराएं क्या काम करती थी? सिंचाई को काम करती थी। और ज़रूरत पड़ने पर गेहूँ, जौ, मटर, मसूर के खेतों में सिंचाई की जाती थी, ठीक है। तो ये था कृषि व्यवस्था। अब आता है पशुपालन, यानी कि वहाँ पर मतलब कौन से जानवर का पशुपालन किया जाता था, कैसे किया जाता था पशुपालन, ये पढ़ते हैं। तो मेसोपोटामिया के लोग भेड़ बकरी पालते थे। तो क्या क्या पालते थे? भेड़ और बकरी पालते थे, ठीक है, जिनसे मांस और दूध और ऊन प्राप्त होता था। आपको तो ये पता ही है। यहाँ स्टेपी घास के मैदान, स्टेपी समझते हो ना, जो बड़े बड़ी भूमि होती है तो उन पे जब घास उग जाती है तो उन्हें स्टेपी कहते हैं। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर लिया था। स्टेपी पूर्वोत्तर मैदानों और पहाड़ों के ढालों में यह पशु पाले जाते थे। पूछा जा सकता है कि वहाँ पर मेसोपोटामिया के लोग पशुपालन किस प्रकार से करते थे, तो ये, ठीक है। और यहाँ नदियों में मछलियाँ उपलब्ध थी, यानी कि जो नदियाँ होती थी वहाँ पर मछलियाँ तो होती थी ऑब्वियसली। गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते थे। खजूर के पेड़ गर्मियों में खूब फल देते थे, ठीक है। अब आता है शहरी जीवन की विशेषताएं। अब ये शहरी जीवन की विशेषताएं, शहरी जीवन की विशेषताएं। तो शहरों में बड़ी संख्या में लोग रहते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं तब एक स्थान पर जनसंख्या बढ़ती है। यानी कि शहरों में क्या होता है, आप देखो, आप भी एक शहर में रहते हो, जैसे दिल्ली एक शहर है, वहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर रोज़गार आसानी से मिल जाता है, खाद्य उत्पादन मिल जाता है, और भी जो आर्थिक गतिविधियाँ होती है वो आसानी से मिल जाती है। तो ये यही कह रहा है कि जब कोई शहर होता है तो उसमें जब खाद्य उत्पादन और अन्य आर्थिक गतिविधियाँ प्राप्त हो जाती है तो एक वहाँ पर क्या होता है, जनसंख्या बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगे और ऐसी स्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना उनके लिए फ़ायदेमंद होता था, क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार भी होता था, उत्पादन और अन्य सेवाओं का भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो यही बता रहे हैं कि शहरी जीवन की पहली विशेषता होती है कि शहरी जीवन में जब खाद्य उत्पादन हो जाता है या फिर अन्य आर्थिक गतिविधियाँ विकसित होने लगती है तो क्या होता है, वहाँ पर जनसंख्या आने लगती है, और जनसंख्या जो है फिर वहाँ जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर छोटे छोटे कस्बे बसने लगते हैं, और इस कस्बों में लोग जो है इकट्ठे होने लगते हैं। और अब इस कस्बों में इकट्ठे होने का फ़ायदा क्या मिल जाता है, उन्हें रोज़गार, व्यापार सब इधर ही मिल जाता है, ठीक है। अब नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते थे। उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या
दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि आपने देखा होगा कि आपके जो नगर या गांव वाले लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, गेहूं के लिए दूसरे गांव वाले के भरोसे रहते हैं, और दूसरे गांव वाले आपके गेहूं में आपके गांव में जो चावल उगते हैं उन पर भरोसा मतलब निर्भर रहते हैं। तो यही कह रहा है कि जिस नगर और जो या फिर जो गांव हो जाते हैं वो किसी वस्तु या सेवा के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, और आपस में बराबरी का लेन देन इनमें चलता रहता है। अब आता है शहरी जीवन। शहरी जीवन में लोगों को सुविधाएं उपलब्ध थी, यानी कि देखा जाए आप जिस शहर में, दिल्ली जैसे शहर में देखा जाए तो अलग अलग सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। विभिन्न कार्यों से जुड़े लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते हैं। शहरी जीवन के में लोग अक्सर अन्य लोगों पर निर्भर रहते हैं, और देखा जाए तो शहरी जीवन में भी लोग जो है अन्य लोगों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता थी। एक सामाजिक संगठन के तहत होता था, क्योंकि ज़रूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगह से आती थी। यानी कि देखा जाए तो एक शहर में जो भी ज़रूरी चीज़ें जैसे गेहूँ चावल जो थी वो गांव से ही आती थी, और जिनका संगठित व्यापार और भंडार भी ज़रूरी था, किसमें, शहर में। अब ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं कि उन्हें उनका पालन करते हैं, दूसरे उनका पालन है। अब ऐसी प्रणाली में क्या होता है, कुछ लोग आदेश देते हैं और दूसरों को उनका क्या करना पड़ता था, उनका पालन करना पड़ता था। जैसे मुद्रा काटने वाले को केवल पत्थर ही नहीं, उनके तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए। यानी कि जो मुद्रा को काटना है, मुद्रा काटने वाले को क्या चाहिए होता है, बर्तन चाहिए होते हैं और औजार भी चाहिए होते हैं। अब ये औजार उसके पास तो होंगे नहीं, तो वो क्या करेगा, किसी और पर निर्भर रहेगा और किसी और से वो औजार और बर्तन लेगा, तभी वो अपना मुद्रा काटने वाला काम करेगा, ठीक है। अब आता है शहरों में माल की आवाजाही। इनकी शहरों में किस प्रकार जो वस्तुएं सेवाएं होती थी उनका आना और जाना लगा रहता था। तो मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध हो, लेकिन यहाँ खनिज संसाधन का अभाव था। यानी कि मेसोपोटामिया खाद्य संसाधन, ये जो गेहूँ चावल हो जाते थे उसके लिए बहुत ज़्यादा समृद्ध था, लेकिन वहाँ पर हमेशा खनिज संसाधन जैसे पेट्रोल कोयला ये सब हो जाते हैं, उसका अभाव, यानी कि वहाँ पर कमी थी। तो किसकी कमी थी, खनिज संसाधन। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार मोहरे आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की काफ़ी कमी थी, और अगर दक्षिण के अधिकांश भाग में देखा जाए तो वहाँ पर औजार मोहरे और आभूषण बनाने के लिए पत्थर की काफ़ी कमी रहती थी, और इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ियाँ गाड़ियाँ पहिए नाव बनाने के लिए कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। यानी कि देखा जाए तो जो खजूर और पोपलार के पेड़ों की जो लकड़ियाँ होती थी वो पहले गाड़ियों पहियों और नाव बनाने के लिए की जाती थी, लेकिन उनका ज़्यादा कुछ खास उपयोग नहीं किया जाता था। औजार पात्र गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध था नहीं, इसलिए मेसोपोटामिया में ही लोग लकड़ी तांबा रागा चांदी सोना सीपी विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से मंगाते थे। यानी कि जैसे हमने पढ़ा कि मेसोपोटामिया में सिर्फ खाद्य संसाधन ही आपूर्ति थी, लेकिन वहाँ खनिज संसाधन जैसे सोना चांदी तांबा लकड़ी ये सब जो होते थे उनका अभाव था, इनकी कमी थी। तो इसलिए क्या करते थे, वो क्या करते, तुर्की और ईरान से क्या करते थे, ये सब मंगाते थे। तो यहाँ पर हम पार्ट 2 को फिनिश करते हैं। पार्ट 2 को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 लाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमने पोल साइंस के भी कुछ पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, और इकोनॉमिक का भी हमने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप तब तक के लिए बाय बाय।